शीत युद्ध का चौथा चरण 1979 से 1989 तक, जिसे हम नव शीत युद्ध भी कहते हैं। 1970 के दशक के मध्य तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सहकार काफ़ी बढ़ चुका था। कभी एक दूसरे को अपना जानी दुश्मन समझने वालों के बीच खरबों डॉलर का व्यापार होने लगा था। सहकार के इस दौर में अप्रत्याशित रूप से नए शीत युद्ध का विस्फोट तब हुआ जब अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ द्वारा सैनिक हस्तक्षेप किया गया। सोवियत नेता ब्रेज़नेव के शासनकाल में एक बार फिर सोवियत गुप्तचर संस्था KGB सक्रिय होने लगी थी और ब्रेज़नेव ने इसी दौरान अपने नाम से एक ब्रेज़नेव सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार साम्यवादी खेमे के किसी भी सहयोगी सदस्य राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना अलग पथ चुनने की स्वाधीनता नहीं थी। इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर थे, जो अपने कुशल यथार्थवादी राजनय से शीत युद्ध के समापन की ज़मीन तैयार कर रहे थे। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तथा मध्य पूर्व एशिया में काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त की, किंतु निक्सन के कार्यकाल के अंतिम वर्ष अप्रत्याशित घटनाओं से भरे हुए थे। निक्सन के ऊपर वाटरगेट कांड के कारण महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ की गई। यद्यपि महाभियोग की कार्रवाई पूरी नहीं हुई, किंतु निक्सन को इस्तीफ़ा देना पड़ा और कुछ समय के लिए अमेरिकी नेतृत्व के शिखर पर शक्ति शून्य की सी स्थिति नज़र आने लगी। हेनरी किसिंजर का भी राजनय अपना पुराना जादू खो रहा था। इन सब घटनाओं से सोवियत संघ को यह महसूस होने लगा कि अमेरिका भीतर से खोखला हो चुका है और बुरी तरह कमज़ोर हो चुका है। उसे ध्वस्त करने के लिए सिर्फ एक जोरदार धक्का देना ही काफ़ी रहेगा। वियतनाम से अमेरिकी फ़ौजों की वापसी ने भी महाशक्ति के रूप में उसका कद बौना कर दिया। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ, तो उस वक्त भी अमेरिका अपनी संधि मित्र पाकिस्तान की एकता और अखंडता की रक्षा करने में असमर्थ रहा। 1979 में एकाएक ईरान में मोहम्मद रजा शाह पहलवी का सोवियत संघ ने अचानक तख्ता पलट कर दिया और इमाम खोमेनी की सरकार ने अमेरिकी दूतावासों की नाकेबंदी कर दी और दर्जनों अमेरिकी राजनयिक बंधक बना लिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर ने कोई फैसला लेने में काफ़ी असमंजस दिखलाया और अंततः जब अमेरिकी बंधकों को छुड़ाने के लिए वायुसेना का असफल प्रयोग किया, तो अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को ज़बरदस्त धक्का लगा। अमेरिका ने खोमेनी की सरकार को सबक सिखाने के लिए उसके मुकाबले इराक को खड़ा करने की रणनीति तैयार की। अब तक उदंड तानाशाह समझे जाने वाले सोवियत संघ के सहयोगी सद्दाम हुसैन को मध्य पूर्व में धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील और आधुनिक मिजाज का नेता स्वीकार कर लिया गया और ईरान के साथ संघर्ष के लिए बड़े पैमाने पर उन्हें हथियार देना शुरू कर दिया गया। ईरान और इराक दोनों ही हजारों साल पुरानी विभिन्न संस्कृतियों के वारिस हैं और इस क्षेत्र में अपना एकाधिकारी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए समान रूप से उत्सुक रहे हैं। उनकी प्रतिद्वंदिता पारंपरिक है, जो सांप्रदायिक और जातीय कारणों से विषाक्त हुई है। ईरान की जनसंख्या लगभग पूर्णतः शिया है और इराक की बहुसंख्य शिया आबादी सुन्नी अल्पसंख्यकों के शासन में लंबे समय से कसमसाती रही है। इराक को हमेशा यह आशंका रही कि इस असंतोष को सरहद पार से ईरान बढ़ावा देता है।
अमेरिका के प्रोत्साहन ने खाड़ी युद्ध का विस्फोट किया और 1980 तक तनाव शैथिल्य का भ्रम पूरी तरह से टूट गया और दोनों पक्ष इस बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए कि शीत युद्ध जैसी स्थिति वापस लौट आई है। 1980 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रोनाल्ड रीगन का निर्वाचन हुआ। अमेरिकी जनमानस पर उनकी छवि एक करिश्माई नेता के रूप में थी। आम अमेरिकी की भांति रीगन भी यह समझ चुके थे कि तनाव शैथिल्य के वर्षों का लाभ अमेरिका की तुलना में सोवियत संघ के पक्ष में अधिक रहा, जहां एक ओर अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन उसके खिलाफ था, वहीं यूरोप और जापान से संबंध सुधरने के कारण सोवियत संघ की स्थिति कहीं अधिक संपन्न हो चुकी थी। एक और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए मंदी का संकट मुंह बाए खड़ा था, वहीं सोवियत सरकार का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा था। रीगन का मानना था कि इस स्थिति को तत्काल बदलने की आवश्यकता है। रीगन ने यह फैसला किया कि वे अमेरिकी प्रतिरक्षा खर्च पर बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी कर सोवियत संघ को बराबरी का दर्जा बनाए रखने के लिए शस्त्र उत्पादन के लिए अधिक खर्च करने को मजबूर करेंगे। रीगन ने स्टार वार्स नामक एक योजना की घोषणा की, जिससे आशंकित होकर सोवियत संघ को मजबूरन विकास एवं उपभोग के खर्च में कटौती कर पुनः राष्ट्रीय बजट का एक बड़ा हिस्सा प्रतिरक्षा खर्च के लिए आरक्षित करना पड़ा। आज अधिकांश विश्लेषक एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान यह बात स्वीकार करते हैं कि दोबारा अमेरिका के साथ सामरिक बराबरी की होड़ करने के लालच में शस्त्रों की अंधाधुंध दौड़ में फंसने के कारण ही ब्रेज़नेव और उनके उत्तराधिकारी ने सोवियत संघ को टूटने की कगार तक पहुंचा दिया। 1982 में सोवियत नेता ब्रेज़नेव के देहांत के बाद मिखाइल गोर्बाचोव ने सत्ता संभाली। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिक और तकनीक की प्रगति में क्रांतिकारी आविष्कारों ने आर्थिक क्षमता नापने के पुराने पैमानों को बेकार साबित कर दिया था। गैर पारंपरिक क्षेत्रों में अमेरिका ने सोवियत संघ पर खासी बढ़त हासिल कर ली थी। गोर्बाचोव ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे अब तक जड़ अपारदर्शी सोवियत व्यवस्था को आमूलचूल बदलने का इरादा रखते हैं। उन्होंने इस काम के लिए ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका नाम की दो नीतियों को अपनाने की घोषणा की। ग्लासनोस्त का अर्थ था खुलापन और पेरेस्ट्रोइका का अर्थ था रचनात्मक पुनर्निर्माण। दोनों का मिलाजुला प्रभाव सोवियत व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने वाला था। गोर्बाचोव ने अपने भाषण में यह बात बेहिचक स्वीकार की कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है और दुनिया के देशों की परस्पर अंतर्निर्भरता भी बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन और गोर्बाचोव के बीच शिखर वार्ताओं का दौर शीघ्र ही प्रारंभ हुआ और काफ़ी समय तक जारी रहा। यह शीत युद्ध की समाप्ति का दौर था। शीत युद्ध के अंत के लिए मिखाइल गोर्बाचोव और रीगन को श्रेय दिया जाता है, परंतु वास्तविकता यह है कि इसके लिए वे ऐतिहासिक प्रवृत्तियां जिम्मेदार थीं जिनका विकास लगभग एक दशक से क्रमशः हो रहा था। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर में पॉल कैनेडी ने यह टिप्पणी की कि रीगन और गोर्बाचोव के संवाद की प्रगति के लिए यह बात सबसे अधिक जिम्मेदार थी कि दोनों ही महाशक्तियों को इस बात का एहसास था कि अपनी अपनी शक्ति के अधिकतम विस्तृत सीमांत तक वे पहुंच चुकी हैं और इतने बड़े प्रभाव क्षेत्र पर आधिपत्य बनाए रखने का खर्च बर्दाश्त करना दुखदायी अहंकार की तुष्टि के अलावा कुछ भी नहीं है। एक तरह की मानसिक थकान के दर्शन अमेरिका और सोवियत संघ में वैसे ही देखने को मिल रहे थे जैसे 17वीं शताब्दी में स्पेन में और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में देखने को मिलते थे।
शीत युद्ध ने विश्व में भय और आतंक के वातावरण को जन्म दिया, जिससे शस्त्रों की होड़ बढ़ी। शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जो नकारात्मक प्रभाव डाले वो इस प्रकार हैं, जैसे विश्व का 2 गुटों में विभाजित होना, अमेरिका और सोवियत संघ का 2 अलग अलग गुटों का नेतृत्व करना, जिससे विश्व की समस्याओं को इसी गुटबंदी के आधार पर आंका जाने लगा और वे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उलझन बनकर रह गई। आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार हुआ। विभिन्न राष्ट्र और जनमानस इस बात से भयभीत रहने लगे कि कब एक छोटी सी चिंगारी तृतीय विश्व युद्ध का कारण बन जाए। आणविक युद्ध की संभावना का भय, सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधनों का प्रादुर्भाव, शस्त्रीकरण की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। अब शांति की बात करना भी संदेहास्पद लगता था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच महाशक्तियों की राजनीति का अखाड़ा बन गया। वाद विवाद का ऐसा मंच बन गया जहां सभी भाषण देते हैं किंतु सुनता कोई नहीं। महाशक्तियां अपने परस्पर विरोधी स्वार्थों के कारण विभिन्न शांति प्रस्तावों को वीटो द्वारा बेहिचक रद्द करती रहती थी और मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की लगातार उपेक्षा होती रही। यह सब शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम कहे जा सकते हैं, किंतु विश्व राजनीति पर शीत युद्ध के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी रहे, जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का विकास। शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्राविधिक उन्नति, खास तौर से आणविक शक्ति के विकास में तीव्रता आई। संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद के बजाय महासभा को हस्तांतरित हो गई। साथ ही राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ और शीत युद्ध से शक्ति संतुलन की स्थापना हुई।